भजनलाल को राजनीति का पीएचडी कहा जाता था और ऐसे ही मतलब नहीं कहा जाता था। उस दौर में जब हरियाणा के अंदर एक बड़े जाट नेता देवीलाल मौजूद थे और देवीलाल की फूंक से घास जलती थी। उस दौर में देवीलाल की राजनीतिक जमीन को हिला देना मतलब एक बहुत बड़ी बात थी कि उस दौर में कोई देवीलाल को चैलेंज कर दे। और जुम्मा जुम्मा 8 से 10 साल हुए थे भजनलाल को राजनीति में आए हुए, लेकिन 8 से 10 साल में इतना तो साबित कर दिया था कि बंदे में दम है। और 8 से 10 साल के अंदर जिस दौर में नेता अपनी पहचान नहीं बना पाता, उस दौर में भजनलाल मुख्यमंत्री पद तक पहुंच गए। 29 जून 1979 को देवीलाल को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेनी थी, लेकिन सुबह शपथ ले रहे थे भजनलाल, जिस पार्टी के पास 90 में से 75 अपने विधायक हों, क्योंकि उस दौर में जब इलेक्शन हुआ तो उस समय पे 75 सीटें जनता पार्टी की आई थी, जिसके मुखिया के तौर पे काम कर रहे थे देवीलाल। 5 सीटें विशाल हरियाणा पार्टी की और 3 सीटें कांग्रेस की आई थी और 7 वहां पे निर्दलीय थे। लेकिन जिस पार्टी के पास 75 विधायक हों, क्या आप सोच सकते हैं आज के दौर में आपके पास 90 में से 75 विधायक हैं और तब आपकी सरकार गिर जाए? लगभग 85% आपके पास बहुमत है और तब आपकी सरकार गिर रही है। बंदा राजनीति के तौर पे उस दौर में साबित करने के लिए बहुत कुछ होता था और उस टाइम पे आपके किलानुमा महल को, राजनीतिक तौर पे अगर किलानुमा महल कहें तो उसको ढहा दिया था उसने। आज बीजेपी के 40 सीटें हैं 90 में से और 4 साल हो गए उनको सरकार चलाते हुए, कोई सरकार को हिला नहीं पाया। और उस दौर में 75 सीट वाली सरकार को हिला दिया, और वो भी तब जब आपने 1978 के दौरान उनको अपनी सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया है, और वो भी पशुपालन और डेयरी मंत्री उनको बनाया गया था। और लेकिन उन्होंने बड़ा खेल कर दिया, और खेल ये देवीलाल को जब धीरे धीरे समझ आने लगा तो देवीलाल ने 42 विधायकों को तेजाखेड़ा फार्म हाउस पे, अपनी किलानुमा जो फार्म हाउस है उसके ऊपर बंदी बना ली और बंदूक के नोक पे वहां पे रखा गया। लेकिन तेजाखेड़ा फार्म हाउस, जिसको ओम प्रकाश चौटाला के दौर में कई कांड की वजह से जाना गया, और बहुत सी जो चीजें हैं वो उससे जुड़ी हुई हैं जो वहां पे हुई हैं, और वो लोग जो उस दौर के हैं या फिर कहीं देवीलाल के दौर के हैं तो वो लोग जानते हैं उन चीजों की वहां पे एक्चुअल में होता क्या था। अब ना अंदर जाने की आपको परमिशन है, ना बाहर आने की आपको परमिशन है। उस समय पे उनमें से भी 2 विधायकों को अपने पक्ष में कर लेना। हुआ यूं, दरअसल एक विधायक अपनी बेटी की शादी में गया था, और बेटी की शादी में जहां बिना बुलाए मेहमान के तौर पे देवीलाल पहुंचे तो वहां एक मेहमान और बिना बुलाए उनको दिखाई दिया, और वो मेहमान कौन था? भजनलाल। इतना बड़ा खिलाड़ी कि आपके पैरों के नीचे से कब जमीन को खिसका देगा पता नहीं लगेगा। और वही दूसरे एक विधायक जिनकी शायद माताजी का देहांत हो गया था, देवीलाल ने सोचा कि इन विधायक के लिए कुछ किया जाए, और उन्होंने कुछ प्रक्रियाएं जो अंतिम संस्कार की होती हैं उनके लिए शायद कुछ जुटाने की कोशिश की। लेकिन भजनलाल उनसे भी 2 कदम आगे निकले और उनके लिए सब कुछ पहले से ही तैयार कर दिया। इन 2 विधायकों को भी तोड़ दिया गया और भजनलाल ने शपथ ली मुख्यमंत्री पद की। 1968 में पहली बार आदमपुर सीट से विधायक बने थे, जहां बचपन में घुमा फिरा करते थे और मंडी में घूमते हुए पैदल जाया करते थे और घी बेचने का काम करते थे। इनके हुनर को देखते हुए वहां मंडी के अंदर एक व्यापारी था, उन्होंने इनको अपने बिजनेस में मिलाया
और उसी सीट से एक बार फिर से 1972 में, और वही कांग्रेस से ही चुनाव लड़ा। लेकिन जब इमरजेंसी का दौर आया 1975 से 77 का, तो उस समय पे भजनलाल ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके जनता पार्टी का दामन थाम लिया। अब जनता पार्टी में जो उन्होंने किया, देवीलाल की सरकार को ही पटकनी दे दी मंत्री रहते हुए। अब उसके जो अगला चुनाव होता है उसके बाद में 1982 का चुनाव, उसमें इन्होंने फिर से जनता पार्टी को छोड़ करके कांग्रेस का दामन थाम लिया। और जो कांग्रेस 3 सीट पर थी, आज 36 सीट पर पहुंच चुकी थी। और ये करिश्मा था भजनलाल का। एक जाट राजनीति की धुरी वाले हरियाणा के अंदर एक नॉन जाट व्यक्ति आ चुका था, जो जाट राजनीति को सरेआम चुनौती दे रहा था। अब 1982 में 36 सीटें कांग्रेस की आती हैं और 37 सीटें जनता पार्टी प्लस में बीजेपी की सीटें आती हैं। और जनता पार्टी अब जनता पार्टी नहीं रह गई थी, जनता पार्टी इनेलो बन चुकी थी। इनेलो प्लस बीजेपी की 37 सीटें आती हैं गठबंधन की। तो बड़ी पार्टी होने के नाते जीडी तपासे जो कि राज्यपाल होते हैं, वो आमंत्रित करते हैं देवीलाल को कि आइए और आप सरकार बनाइए। लेकिन भजनलाल 52 विधायकों के साथ दावा ठोक देते हैं कि मेरे पास 52 विधायक है, और निर्दलियों को मिलाकर के वो 52 विधायक अपने पक्ष में कर लेते। अब बताया जाता है उस दौर में देवीलाल बड़े ही तिलमिलाते हुए और आवेश में जीडी तपासे के ऑफिस पहुंचे, और वहां मतलब आपा खो दिया था उन्होंने। इतनी जो बात है वो बढ़ गई थी, क्योंकि पहली बार उनकी सरकार को गिराया, और अब वो दूसरी बार था कि जब इतने बड़े नेता को कोई उसी के गढ़ के अंदर चुनौती दे रहा है, जहां पे कि इतना बड़ा नेता और उसकी राजनीतिक जमीन को, उसके ईगो को, सब चीजों को चुनौती एक 8-10 साल का आया हुआ नेता दे रहे हैं। और वो नेता भजनलाल दोबारा से मुख्यमंत्री बनता है 22 मई 1982 को। अब 1991 में एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनते हैं भजनलाल। भजनलाल का जन्म 6 अक्टूबर 1930 को हुआ था, और 3 बार ये मुख्यमंत्री रहे हरियाणा के, और 1991 में एक बार फिर से मुख्यमंत्री बने। लेकिन इसके बाद 2005 में एक बार फिर सरकार तो बनी कांग्रेस की, लेकिन मुख्यमंत्री भजनलाल नहीं रह पाए। अब की बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाया गया। तो जिस पार्टी को 3 सीट से और सरकार बनाने तक भजनलाल लेके गए थे, तो उनके मन में मतलब कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा आघात लगा था। और यही वो दौर था कि जब भजनलाल ने सोचा कि अब राजनीति आपकी ढलान की तरफ है और पार पड़ेगी नहीं। लेकिन उस दौर में भी भजनलाल कहते थे कि मतलब इतना तो मैं हूं यार, आज भी चुनाव जीत सकता हूं। भजनलाल सांसद भी बने, और साथ साथ बात करें उन्होंने मतलब इस राजनीति को लेकर के, जो उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, तो उन्होंने अपनी एक नई पार्टी बनाई और पार्टी का नाम रखा हरियाणा जनहित कांग्रेस हज-का। अब 3 जून 2011 को इनका देहांत हो जाता है भजनलाल का, और इनके जो सुपुत्र हैं वो घर वापसी कर लेते हैं कांग्रेस के अंदर ही। तो ये वो दौर था जब भजनलाल ने अपनी राजनीति को पूरा चमकाया, और हरियाणा के अंदर गैर जाट होते हुए ये समुदाय, जो बिश्नोई समुदाय है, जिस समुदाय से भजनलाल आते हैं, ये हरियाणा के अंदर 1-2 जिलों में छोटा सा सिमटा हुआ है, इतना बड़ा समाज नहीं है। लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री पद तक पहुंचना और अपनी जो धाक है वो जमाना। भजनलाल के बारे में कहा जाता था कि ये वो इंसान है कि एक बार तो भगवान को भी ठग लेगा। और
उसका उन्होंने जो नमूना है, वो सबूत है, वो दिया था। जब 2-2 बार सरकार बनाने चले थे देवीलाल और बना रहे थे भजनलाल, तो उन्होंने अपना सबूत दे दिया था और लोगों को अब समझ आने लगा था कि हाँ, भजनलाल कोई व्यक्ति है जो राजनीति में झंडे गाड़ सकता है और किसी को भी चुनौती दे सकता है। इनके बारे में एक कहावत और है कि ये रिश्वत के तौर पर घी के पीपे भिजवाया करते थे। जब जनता पार्टी में शामिल होना हुआ तो उस समय पे भी इन्होंने घी के पीपे भिजवाए थे। मोरारजी देसाई को उस समय पे घी के पीपे भिजवाना, और उससे भी बड़ी बात, जब कांग्रेस ज्वाइन किया तो राजीव गांधी को उन्होंने कुछ खिलौने भेजे थे उनके बेटे के लिए, वरुण गांधी के लिए, और वो उस दौर में सोने से बने हुए खिलौने भेजे थे। मतलब किसी को भी ठगने का, या इनको बोला जाता था कि इनको पता चल जाता था कि सामने वाला व्यक्ति चाहता क्या है। राजनीति में इतनी पकड़ इनकी थी। राजनीतिक तौर पे एक बड़े खिलाड़ी या शार्प माइंड होने को आप कह सकते हैं कि जो सामने व्यक्ति इनके बैठता था तो उनके बारे में इनको पता लग जाता था कि इस व्यक्ति को कैसे तोड़ा जाए। क्या इसको पैसे से तोड़ा जा सकता है या किसी और चीज से तोड़ा जा सकता है, या इसको क्या मैं लालच दूं कि ये मेरे पक्ष में आ जाए। तो इतने बड़े खिलाड़ी भजनलाल थे। अगली वीडियो में किसी और के बारे में बताएंगे। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।